नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस की मॉर्निंग डोज सीरीज में। ये विशेष रिवीजन क्लास आगामी वीडियो पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो इनमें से कौन प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम में? तो सही जवाब इसका रैम। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, रैम। दोस्तों, यहाँ पर मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ और कोशिश करूँ कि हर जो ऑप्शन है उसको भी यहाँ पर डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको कॉपी और पेन निकालना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट भी करते जाना है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो मेन मेमोरी भी इसे कहा जाता है और ये मेमोरी जिसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीधा एक्सेस कर सकता है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये प्राइमरी मेमोरी का मुख्य उदाहरण है। ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। जो रैम होती है एक वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि जब कंप्यूटर चालू रहता है तब तक ही ये डेटा को स्टोर करके रखती है। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करता है तो इसमें स्टोर सारा डेटा नष्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अभी रैम के ऊपर चल रहा है, लेकिन मैं कंप्यूटर बंद करता हूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा। दोबारा ऑन करूँगा तो ये मेरे को यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो ये आपका क्या करता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ये तब तक ही डेटा को स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है। इसका उपयोग उन डेटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी स्टोर करने के लिए होता है जिन पर सीपीयू उस समय काम कर रहा होता है, और ये बहुत तेज, बहुत फास्ट होती है, जिससे सीपीयू को डेटा जल्दी मिल जाता है। अब अन्य ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें, हार्ड डिस्क थी, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव। तो इनको भी समझते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये आपका क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और इसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फाइलों को परमानेंटली स्टोर करना होता है। ये प्राइमरी मेमोरी से काफ़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क में आपका आ गए, चाहे एचडीडी ड्राइव आ गए या एसएसडी ड्राइव आ गई, ये आपकी एक सेकेंडरी स्टोरेज है। जो भी हमारी फाइलें कंप्यूटर में सेव होती है ये आपकी हार्ड डिस्क के अंदर ही सेव होती है। इसके बाद आता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्या है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है और ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज की श्रेणी में आता है। इसका इस्तेमाल डेटा के लंबे समय तक लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए किया जाता है, जैसे सीडी, जैसे म्यूजिक के लिए, वीडियो के लिए, इनको प्रसारित करने के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे पहले सीडी आती थी। पेन ड्राइव जिसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, ये एक पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और इसका उपयोग डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने या बैकअप लेने के लिए किया जाता है, और ये प्राइमरी मेमोरी नहीं होती है। तो पेन ड्राइव भी आपकी एक अपने आप में सेकेंडरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा होता है? तो जो सीपीयू है उसमें जो कंट्रोल यूनिट होता है सीयू, तो उसका कार्य क्या होता है? तो ये एक डिकोड प्रोग्राम अनुदेशक होता है। तो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। तो सीपीयू फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है और इसमें मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। तो सीपीयू के 2 भाग होते हैं, एक होता है एएलयू और एक होता है सीयू। एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सभी जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाएं होती है इनको ये करता है। और जो सीयू होती है कंट्रोल यूनिट, ये पूरे सीपीयू का कंट्रोलर होता है, ये पूरे सीपीयू को नियंत्रित करता है। अब देखिए, जो कंट्रोल यूनिट पूछा गया यहाँ पर, तो सीयू कंट्रोल यूनिट का जो मेन फंक्शन क्या होते हैं? ये मेमोरी से प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इनको फेच करता है और उन जो निर्देशों को डिकोड करता है, यानी समझता है कि निर्देश में क्या करने के लिए कहा गया है। तो जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट जो है, इसका क्या काम है? जो इसे निर्देश मिले हैं इनको समझता है और किस निर्देश पे क्या काम करना है ये उस काम को करता है, उस काम को करने के लिए कहता है। तो जिससे जो काम कराना है, हो सकता है वो काम एएलयू का हो तो एएलयू को निर्देश देता है, रैम से हो तो उसको निर्देश देता है। तो ये सभी चीज़ें
क्या करता है, सीयू कंट्रोल यूनिट ये करती है, ये नियंत्रण रखता है। फिर उस डिकोड इंस्ट्रक्शन के अनुसार एएलयू और दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट को नियंत्रित करता है और निर्देशित करता है, उनको डायरेक्ट करता है कि उन्हें क्या करना है। कंट्रोल यूनिट की तुलना हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर से करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर या ट्रैफिक पुलिस से कर सकते हैं। मैनेजर खुद काम नहीं करता बल्कि दूसरों को ये निर्देश देता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ठीक उसी तरह सीयू भी, जो कंट्रोल यूनिट है, ये भी कंप्यूटर के अन्य भागों को नियंत्रित करता है। जो अन्य ऑप्शन है, जो लॉजिकल कार्य करना, लॉजिकल कार्य करने के लिए होता है एएलयू। एएलयू अर्थमेटिक, ये भी क्या है, कंप्यूटर का ही भाग है, सीपीयू का भाग, सीपीयू का ही भाग है ये एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट नहीं होती है। सीयू सिर्फ ये बताता है कि कौन सा लॉजिक ऑपरेशन करना है, लेकिन खुद वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। वो क्या बताता है, एएलयू को बताता है कि ये काम कर। कोई भी अर्थमेटिक वाली लॉजिक करनी है तो वो एएलयू को बताएगा, कोई भी अन्य चीज़ है तो अन्य हार्डवेयर को बताएगा। स्टोर प्रोग्राम, प्रोग्राम स्टोर करना, तो प्रोग्राम या डेटा को स्टोर करना मेमोरी जैसे रैम और हार्ड डिस्क का काम होता है, ये सीपीयू का काम नहीं होता है। सीपीयू मेमोरी में स्टोर डेटा पर प्रोसेसिंग करता है। तो ये जो भी ऑप्शन इसके अंदर थे ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी, आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी हो गई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता इसे कहते हैं। आईएसपी वो कंपनी या कोई संस्था हो सकती है जो हमें इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है। इसके लिए जैसे भारत में है एयरटेल हो गए, जियो, बीएसएनएल, ये प्रमुख आईएसपी है। ये कंपनियां हमें ब्रॉडबैंड हो गया, मोबाइल डेटा हो गया कॉल करने के लिए, ये सभी जो भी सुविधाएं हैं ये प्रदान करती है और इनकी मदद से हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी कंपनियां, ये संस्थाएं, ये क्या है, आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो एमएस वर्ड होता है तो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम पूरे पूरे जो कंटेंट हमारे पास जो लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट में उसको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? शॉर्टकट की कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए से पूरा का पूरी डॉक्यूमेंट हमारी सेलेक्ट हो जाती है। तो एमएस वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट है इसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, ये शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ए का मतलब है ऑल से, इसलिए कंट्रोल प्लस ए का मतलब हुआ सेलेक्ट ऑल। ये शॉर्टकट केवल केवल एमएस वर्ड में ही नहीं बल्कि लगभग हर सॉफ्टवेयर में काम करता है, जैसे फाइल एक्सप्लोरर में, वेब ब्राउजर में या अन्य जो भी टेक्स्ट एडिटर है। जब हम कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो वहां पर सब कुछ जो भी उसमें लिखा होता है वो उसे सेलेक्ट कर लेता है। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई का क्या कार्य है? तो कंट्रोल ई का कार्य जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है, हमने पहले कंट्रोल ए से सेलेक्ट टेक्स्ट कर दिया, फिर हम अगर कंट्रोल ई शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे तो उससे पैराग्राफ को हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। कोई भी टेक्स्ट हो या पैराग्राफ, उसको हम जो भी हमने सेलेक्ट किया उससे हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ई से। कंट्रोल प्लस एस का कार्य होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस एच, इसका कार्य फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होता है। जब हम किसी भी एमएस वर्ड में हो चाहे नोटपैड में हो, जब आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस करते हैं तो एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इसकी मदद से डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढकर उसे दूसरे वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है। या हम किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं, या अगर हमें रिप्लेस करना है तो पहले उसको ढूंढेंगे और उसके बदले उस वहां पर आप रिप्लेस भी उसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है? तो इनमें से कौन सा ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन है? तो यहाँ पर आपके पास 4 एक्सटेंशन दे रखे हैं और इस पे हमने बताना है कि ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। तो डॉट जी आई एफ, तो डॉट जी आई एफ एक ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन है। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो कंप्यूटर में जो फाइल एक्सटेंशन है ये फाइल के नाम के अंत में आने वाले 3 या 4 अक्षरों का एक सफिक्स होता है। जैसे यहाँ पर ग्राफिक एक्सटेंशन है तो डॉट जी आई एफ,
उस फाइल का नाम होगा, मानो कोई इमेज है वो ग्राफिक एक्सटेंशन वाली कोई भी इमेज है, अगर वो GIF के फॉर्म में है तो उस फाइल का नाम होगा, और उसके बाद उसके आगे डॉट GIF लगेगा, वो एक्सटेंशन है। ये बताता है कि फाइल का फॉर्मेट या टाइप क्या है। जैसे वीडियो का होता है MP4, या इमेज का होता है JPG। ठीक है, तो इस प्रकार इमेज का पहले नाम, उसके बाद उसका एक्सटेंशन लगता है। तो डॉट GIF एक प्रसिद्ध ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। GIF का पूरा नाम है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और ये एक इमेज फाइल का फॉर्मेट है जो सिंपल एनिमेशन और इमेज के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, तो GIF जो इमेज होती है वो एनिमेटेड टाइप की इमेज कुछ होती है। डॉट GIF, डॉट जो DOC है, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है। इसका मतलब, इसका संबंध माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड डॉक्यूमेंट से है। तो डॉट DOC ये क्या, जैसे PDF का होता है डॉट PDF, तो ये डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास क्या है, डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो डॉट DOC। डॉट TMP एक टेम्पररी फाइल का एक्सटेंशन है। TMP शब्द टेम्पररी का संक्षिप्त रूप है। ये फाइलें किसी प्रोग्राम द्वारा अस्थायी रूप से बनाई जाती है। जब हम किसी प्रोग्राम को कर रहे हैं तो अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए एक टेम्पररी फाइल बन जाती है, वो जैसे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने आप हट जाती है। इसके अलावा कुछ और जो इम्पोर्टेंट जो ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन है, तो डॉट JPG है, डॉट JPEG है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। डॉट PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसकी फुल फॉर्म हो गए डॉट BMP बिटमैप इमेज फाइल, डॉट TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये कुछ ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन है। डॉट SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन हो गए, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं इसमें से, तो देखिए आप, इसमें लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है, विंडोज 11 भी है। तो इसमें जो जावा है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा क्या एक लैंग्वेज है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा क्या है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा का उपयोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। या हम कोई वेब एप्लीकेशन कोई वेबसाइट बनाते हैं तो जावा एक कोडिंग होती है जिसके जरिए यह बनाई जाती है। जावा में लिखे गए प्रोग्राम को चलाने के लिए JVM जावा वर्चुअल मशीन की आवश्यकता होती है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलती है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही JVM मशीन लगी रहती है और उसी पे ये प्रोग्राम चलता है, और तब आपकी वेबसाइट लोड होती है। कोई भी एप्लीकेशन मोबाइल में लोड करते हैं या कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन ओपन होती है तो ये JVM जो जावा वर्चुअल मशीन की उसमें आवश्यकता होती है। यूनिक्स एक शक्तिशाली मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1960 से 1970 के दशक में विकसित किया गया था। जो लिनक्स है ये यूनिक्स से प्रेरित हुआ लिनक्स, ये भी बहुत लोकप्रिय है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, और इसका उपयोग सर्वर, सुपर कंप्यूटर, मोबाइल और पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। जो विंडोज 11 है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया सबसे नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये काफ़ी फेमस है। ये पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला OS है, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है OS, इसकी तुलना एक बिल्डिंग की नींव से कर सकते हैं। जिस तरह नींव के ऊपर ही मकान बनता है और उसमें रहा जाता है, उसी प्रकार जो OS होता है अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर की नींव होता है जिसके ऊपर ही जावा जैसी प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है इससे बने हुए ऐप, जैसे क्रोम हो गया, वर्ड फाइल हो गए, या कोई भी गेम्स होते हैं, या फायरफॉक्स, ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन है, फेसबुक हो गया, जो भी है, ये इसके ऊपर चलते हैं। और जावा खुद उस मकान में रहने वाला एक कारपेंटर है जो फर्नीचर अर्थात एप्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? तो इनमें से, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इनमें से जो सबसे तेज मेमोरी है, विच मेमोरी इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट मेमोरी, कौन सी इसमें से? तो कैश मेमोरी। तो बी ऑप्शन जो कैश मेमोरी है ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है।
तो कैश मेमोरी ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है और ये सीपीयू के अंदर या उसके बहुत करीब होती है। तो सीपीयू के अंदर ही मैक्सिमम में लगी रहती है कैश मेमोरी। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि सीपीयू के लिए वो डेटा और निर्देश टेम्परली स्टोर करना जिनका उपयोग सीपीयू बार बार कर रहा है। इससे सीपीयू को हर बार धीमी या मुख्य मेमोरी जो रैम होती है तक जाने की जरूरत नहीं। वैसे रैम भी अपने आप में काफी फास्ट है लेकिन कैसे से सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो अगर जब हम कोई भी काम कर रहे हैं ना तो सीपीयू क्या करता है, जो कैशे मेमोरी होती है उसी से वहीं पर क्या करता है उसको टेम्पररी स्टोर करता है। अब जो कैशे मेमोरी का जो साइज होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन को कुछ डेटा को स्टोर करता है जिससे बार बार उसे क्या है रैम से चीजें को उठानी नहीं पड़ती है। पहले वो रैम के ऊपर लोड होगा, उसके बाद जो भी काम हो रहा है वो कैसे मेमोरी उसको क्या कर रही है, उस काम को करने के लिए यूज हो रही है। इससे क्या हो जाती है, जो गति है वो काफी बढ़ जाती है, काम बड़ी आसानी से होता है, उसमें कोई भी लेटेंसी नहीं होती है। ये SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी टेक्नोलॉजी से बनी होती है। कौन? कैश मेमोरी, जो बहुत तेज होती है लेकिन महंगी भी होती है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये बहुत कम होती है। इसके बाद आती है मेन मेमोरी, रैम, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये SRAM से धीमी टेक्नोलॉजी पर बनी होती है लेकिन सेकेंडरी मेमोरीज में ये सब बहुत तेज होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उससे काफ़ी तेज होती है रैम। ये कैश मेमोरी के ठीक बाद गति के मामले में दूसरे स्थान पर आती है। इसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क हो गई या SSD हो गई। ये परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए होती है। हार्ड डिस्क HDD ये एक मैकेनिकल पार्ट से बनी होती है। जैसे पहले कंप्यूटर में HDD आता था और वो पूरी क्या है, जब कंप्यूटर ऑन होता पूरा क्या है घूमता था, वो मैकेनिकल पार्ट होता है तो ये बहुत धीमे होते थे। लेकिन अब आ रही है SSD। अब जो नए कंप्यूटर है लैपटॉप आ रहे हैं उसमें SSD आ रही है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये HDD से काफ़ी तेज होती है लेकिन रैम और कैशे मेमोरी की तुलना में ये काफ़ी धीमी होती है। फिर आता है ऑप्टिकल मेमोरी, जैसे CD हो गया, DVD हो गई। ये भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। इसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर लाइट का उपयोग होता है और डिस्क को इसको घुमाना पड़ता है। देखिए, सबसे तेज है कैश मेमोरी, सबसे तेज है। फिर आता है रैम मेन मेमोरी, फिर आता है SSD, फिर आता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, और फिर आता है ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD हो गया, DVD। ये सबसे धीमी होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। उत्तराखंड UKPSC और UKPSC के सभी एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस द्वारा डिटेल नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप इन डिटेल नोट्स को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, और हमारे ई बुक स्टोर में आपको मिल जाएंगे 100+ उत्तराखंड प्रीवियस एग्जाम के सॉल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, उत्तराखंड जियोग्राफी के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर MCQ सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे jardhari-classes.in वेबसाइट पे, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है कंप्यूटर में? तो सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। तो फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण, एक ये नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या नेटवर्क को अनऑथराइज्ड पहुंच और संभावित हमलों से बचाता है। ये हैकिंग से बचाता है, किसी वायरस से बचाता है। तो फायरवॉल का यही काम है। नेटवर्क की क्या करता है, सुरक्षा करता है, डिवाइस की सुरक्षा करता है। इसका मुख्य कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। एक फिल्टर या बचाव दीवार, एक डिफेंसिव वॉल की तरह काम करता है जो आने और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है कि किस को आने देना है और किसको जाने देना है। अगर कोई बेकार वाला नेटवर्क है या कोई हैकिंग कोई वायरस टाइप का है तो उसको ये ब्लॉक कर देगा। ये पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर तय करता है कि किस ट्रैफिक को अनुमति देना है और किसे ब्लॉक करना है। अगर आप किसी अनवांटेड प्लेटफॉर्म से, कोई अननोन प्लेटफॉर्म से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो कई बार आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन नहीं होती है क्योंकि वहां पर उसके फायरवॉल उसको ब्लॉक करता है। अगर उसको ये शक होता है कि ये सही नहीं है इस डिवाइस के लिए तो उसको ब्लॉक कर देता है और इंस्टॉल नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है?
तो ये एक प्रकार का प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का एक प्रोग्राम होता है। तो एक कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है। ये एक मालवेयर है जो खुद को किसी दूसरे प्रोग्राम या फाइल से जोड़ लेता है और इसका उद्देश्य होता है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, डेटा चुराना या सिस्टम के सामान्य ऑपरेशन में बाधा डालना। तो ये किसी भी फाइल के फॉर्मेट में आ सकता है। माना आप किसी अननोन पर्सन ने इमेज भेजी है और आपने उसको डाउनलोड कर दी और उसमें क्या है, एक मालवेयर उसने डाल रखा है, तो उसके जरिए आपकी डिवाइस में भी वो वायरस आ जाएगा और वो आपके सिस्टम में छेड़खानी करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी वैध शॉर्टकट कुंजी है? हाइपरलिंक को अगर हमें क्या है दिखाना है, कौन सा यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? अल्ट प्लस F9। तो अल्ट प्लस F9 वो शॉर्टकट की है जिससे हाइपरलिंक फील्ड हमें शो हो जाता है। तो अल्ट प्लस F9 शॉर्टकट की का प्रयोग पूरे डॉक्यूमेंट में सभी फील्ड कोड को डिस्प्ले करने या हाइड करने के लिए किया जाता है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है वर्ड फाइल में, और जब आप इसे ओपन करते हैं और उसके अंदर जितने भी लिंक लगे होते हैं, जैसे आप अल्ट प्लस F9 प्रेस करोगे तो वो सभी फील्ड आपको वहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे, कहाँ कहाँ पे लिंक है। ठीक है, कैसे काम करता है यहाँ पे मैंने लिख रखा है। जब आप ये शॉर्टकट की दबाते हो तब सभी हाइपरलिंक उनके अंडरलाइन कोड, जैसे इस तरह से कोड आएगा हाइपरलिंक HTTPS। जैसे यहाँ पे जरदारी क्लासेस की वेबसाइट का मैं लिंक लगाऊंगा तो इस तरह से आ जाएगा हाइपरलिंक, फिर ये सारा इस तरह से लिख के आएगा कोष्टक बन के इसके रूप में दिखाई देता है। और जब मैं इसे दोबारा अल्ट प्लस F9 दबाऊंगा तो ये फिर इसे हाइड भी कर देगा और नॉर्मल व्यू में ये आ जाता है। अन्य जो शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F8, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में मैक्रो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस F8, ये वर्ड में इसका उपयोग रिसाइज मोड को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है जब विंडो मैक्सिमाइज नहीं होती है, तो तब इसे हम यूज कर लेते हैं। एक्सेल में एक्सपेंड और कोलैप्स द रिबन का काम भी करती है। कंट्रोल प्लस F9 जो की है शॉर्टकट की, ये खाली फील्ड इंसर्ट करने के लिए, एक ब्लैक फील्ड इस तरह से इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। इसका उपयोग मैनुअली फील्ड कोड लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट होस्ट के लिए? तो सही जवाब है SMTP। तो डी ऑप्शन SMTP ये सुविधा प्रदान करता है विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करने के लिए। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मुख्य कार्य है ईमेल भेजने की सुविधा प्रदान करना, केवल भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप कोई ईमेल सेंड करते हैं तो आपका ईमेल जो क्लाइंट होता है, जैसे आप जीमेल के थ्रू करते हैं, आउटलुक के थ्रू करते हैं, याहू के थ्रू करते हैं, तो ये SMTP का उपयोग करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं और उस ईमेल को आपके ईमेल सर्वर तक पहुंचाता है। फिर आपका सर्वर SMTP का ही उपयोग करके रिसीवर के ईमेल सर्वर के साथ संवाद करता है और वहां पर मेल डिलीवर करता है। ठीक है, तो इसका काम है ईमेल भेजना, आपके सर्वर से आपके रिसीवर के सर्वर तक SMTP के थ्रू ईमेल भेजा जाता है। SMTP सिर्फ मेल भेजने के लिए है, मेल प्राप्त करने के लिए अन्य प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो मेल प्राप्त करने के लिए POP और IMEP का उपयोग किया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो IMEP का उपयोग मेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन थे FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या कंप्यूटर से फोन में FTP के जरिए फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। SNMP का जो पूरा नाम है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका उपयोग नेटवर्क डिवाइस जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गए, सर्वर हो गया, इनकी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए किया जाता है।
इसके अलावा TLNET, टेलनेट, टर्मिनल नेटवर्क, ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है। इसकी मदद से हम किसी नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, तो इसे आप बोलते हैं टेलनेट। क्वेश्चन नंबर 12, सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाने की आज्ञा देता है कहलाता है। जो सॉफ्टवेयर हमें वेब पेज दिखाने की आज्ञा देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है वेब ब्राउजर। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करोगे तो वेबसाइट होती है वेब ब्राउजर में ओपन। कोई भी ब्राउजर जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सभी क्या है? एक वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका मुख्य कार्य होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो www पर उपलब्ध वेब पेजों को खोलना और उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। ये वेब पेज सामान्यतः HTML पे बनाए जाते हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML की फॉर्म भी पूछी गई तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये चीजें आपको नोट भी करते जानी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं इनको आप नोट जरूर कीजिए। वेब ब्राउजर में आगे जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सफारी हो गई, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर के ही उदाहरण है। MS ऑफिस, जो अन्य ऑप्शन थे MS ऑफिस, तो ये एक प्रोडक्टिविटी सूट है। इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने, एक्सेल जो स्प्रेडशीट होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होते हैं, ये एप्लीकेशन MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। एक प्रोडक्टिविटी टूल टाइप का है। इंटरप्रेटर ये एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे कोड को लाइन बाय लाइन पढ़कर सीधा एक्सिक्यूट करता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गया जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, मोबाइल में जैसे एंड्रॉयड हो गया। ये सभी बुनियादी सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सभी एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये आप इसको आप ये समझ सकते हैं, आपके मोबाइल में क्या है? आपका मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल, तो एंड्रॉयड इसका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी पर आपका क्या है? जितने भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में चल रहे हैं तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से चल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर की मदद से। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SQL से क्या तात्पर्य है? तो SQL क्या होता है? तो SQL होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है SQL। SQL ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। SQL जैसे यहाँ पर एक्सेल शीट होती है या गूगल शीट होती है, वैसे ही SQL भी होता है। ये क्या है? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मतलब जितने भी एप्लीकेशन वगैरह होते हैं ये SQL का ही प्रयोग करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको एडिट करने के लिए। जो भी मैनेजमेंट होता है SQL के जरिए होता है। ये एक लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसका उपयोग RDBMS रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को क्रिएट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए किया जाता है। एक शक्तिशाली भाषा है जो उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने, टेबल बनाने, डेटा डालने, डेटा प्राप्त करने और डेटा में परिवर्तन करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से क्या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो इनमें से कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है CPU। कई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि दोबारा आ रहा है, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं, लेकिन जब डिटेल में आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन तो सभी के अलग अलग ही है ना। तो जैसे CPU पहले भी आ गए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग आ गए हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको जानने के लिए मिल जाएगा। तो CPU क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा लेना, उसे प्रोसेसिंग करना और फिर परिणाम दिखाना। इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित और एक्सिक्यूट करने वाला जो घटक है वही कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो कंप्यूटर का दिमाग कौन, ये सब काम कौन करता है? CPU करता है। तो CPU ALU और CU से बनता है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये आपका, जिसको आप CPU बोलते हैं, ये कंप्यूटर का दिमाग है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हिंदी में
केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कहते हैं। ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो सभी प्रकार के गणनात्मक और तार्किक, अर्थमेटिक और लॉजिक और कंट्रोल संबंधी कार्यों को करता है। ये निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है, उन्हें डिकोड करता है और फिर उन पर अमल करता है। अपने इन्हीं कार्यों के कारण सीपीयू को आप बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। अन्य ऑप्शन है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होती है? ये कंप्यूटर में डेटा डालने का काम करती है, जैसे हो गया कीबोर्ड या माउस। जो इनपुट डिवाइस है ये केवल जानकारी देने का काम करती है। हम कीबोर्ड से जानकारी कंप्यूटर को देते हैं, माउस से जानकारी देते हैं, ये आपकी क्या होती है? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसका काम सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को दिखाना है, केवल दिखाना है इसे। ये किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं करता है, कोई इनपुट नहीं देता, केवल जो इसको कहा गया दिखाने के लिए वही दिखाता है। एएलयू। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू का एक हिस्सा होता है, और बल्कि ये पूरा सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू दो भागों से मिलकर बना है, एएलयू और सीयू। एएलयू का काम क्या है? सिर्फ गणितीय हिसाब किताब करना, जैसे जोड़ घटाना और लॉजिक कंपैरिजन, तार्किक तुलना करना। ये निर्देशों को फेच या डिकोड नहीं करता, उसके लिए होता है सीयू। इसलिए एएलयू को अकेले हम दिमाग नहीं कह सकते हैं, बल्कि पूरा का पूरा जो सीपीयू है, जो एएलयू और सीयू से मिलकर बना है, इन दोनों को मिला के हम इसे बोलेंगे कंप्यूटर का दिमाग। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट अर्थात 1 MB किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट किसके बराबर है? 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट के बराबर। 1 MB इक्वल टू 1024 KB। तो ये ऑप्शन सही जवाब है। देखिए डिटेल जान लेते हैं। कंप्यूटर जो होता है ये बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। मतलब कंप्यूटर क्या समझता है? केवल 0 और 1, इसके अलावा वो कुछ नहीं समझता है। कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, और हर बाइनरी नंबर जो केवल 1 और 0 से ही बना होता है, केवल दो ही नंबर है 1 और 0, इन्हीं को समझता है। हर जो बाइनरी नंबर होता है उसकी एक लेंथ होती है, और वो क्या है? केवल 1 और 0 है। इसमें जितने डिजिट होते हैं वो उसे उसकी बिट लेंथ कहते हैं। अब आपको पहले बिट समझना है। बिट मतलब जो भी ये डिजिट है, 1 है या 0 है। अगर 1 0 मिले तो 2 डिजिट हो गए, 1 0 1 मिलाएं तो 3 डिजिट हो गए, तो 3 बिट बोलेंगे, 4 बिट, ये उसकी बिट लेंथ हो गई। बिट बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप है। इसका मतलब बाइनरी नंबर का हर एक जो नंबर है वो एक बिट कहलाता है। जैसे 1 0 है तो हम बोलेंगे 2 बिट। अब बिट के बाद आता है निबल। जब 4 बिट होते हैं, जैसे 1 0 1 0 हो गए, जब 4 बिट को हम एक साथ लेते हैं तो उसे हम बोलेंगे निबल। फिर आता है बाइट। जब 8 बिट को एक साथ लेंगे, जैसे यहां पर मैं उदाहरण के साथ लिख रहा हूं 11001010, ये क्या है? 8 बिट है। तो जब एक साथ आ गई तो इसको हम बोलेंगे एक बाइट। अर्थात 4 बिट बराबर हो गई 1 निबल, 8 बिट बराबर हो गया 1 बाइट्स। और सबसे छोटी स्टोरेज जो हम मेजर करते हैं वो बाइट्स ही है। ठीक है। डेटा स्टोरेज यूनिट का जो पदानुक्रम है इसको देख लेते हैं। तो 1 बाइट हो गया 8 बिट के बराबर। फिर आता है इसके बाद आता है 1 किलोबाइट KB, 1024 बाइट। जैसे आप देखते होंगे इमेज KB में हो जाती है 230 KB, 100 कुछ KB। जब एक उसके बाद आता है, इससे बड़ा आता है मेगाबाइट, 1 MB, 1024 किलोबाइट। सब में 1024 का गुणांक है इसके बाद। फिर आता है 1 गीगाबाइट, 1 GB होता है 1024 MB के बराबर। फिर आता है 1 TB, टेराबाइट, 1024 GB के बराबर। फिर 1 पेटाबाइट, 1 PB आता है 1024 टेराबाइट या 1024 TB के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस अस्थायी भाग में टेक्स्ट एवं अन्य डेटा को भंडारित कर, स्टोरेज कर, बाद में किसी अन्य स्थान पे चिपकाते हैं? तो कौन सा भाग होता है? कौन सा वो टेम्पररी पार्ट है जिसमें किसी टेक्स्ट और डेटा को हम थोड़ी देर के लिए स्टोरेज करते हैं और फिर दूसरी जगह चिपकाते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्लिप बोर्ड। जब आप कुछ भी कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं, तो जब तक जो आपने कॉपी किया वो कहाँ रहता है? तब तक वो क्लिप बोर्ड में रहता है, जब तक कि आपने कुछ दोबारा कॉपी नहीं किया। अगर आप कुछ और कॉपी कर लेंगे तो पहले वाला जो कॉपी है वो हट जाता है, फिर नया वाला ही पेस्ट होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? वो टेम्पररी स्टोरेज तो है कोई, जहां वो स्टोर हुआ थोड़ी देर के लिए, तो उसी को आप बोलेंगे क्लिप बोर्ड, उसे कहा जाता है।
जब आप किसी टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, फाइल को कॉपी या कट करते हैं तो वह डेटा अस्थायी रूप से एक विशेष मेमोरी क्षेत्र में स्टोर होता है जिसे आप उसे बाद में पेस्ट कर सकते हैं। इस विशेष मेमोरी क्षेत्र को ही क्लिपबोर्ड कहा जाता है। ये कंप्यूटर की रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का हिस्सा होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। ये एक टेम्पररी स्टोरेज है। जब एक बार जब आप कुछ नया कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड का जो पुराना डेटा होता है वो हट जाता है। तो यही आपका क्लिपबोर्ड हो गया। अब अन्य जो ऑप्शन है इनको समझते हैं। रोम, ROM। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, जैसे नाम से ही मतलब है रीड ओनली मेमोरी। केवल डेटा को रीड किया जा सकता है, इसमें राइट या कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इसमें ये एक स्थायी मेमोरी होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर के बेसिक जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इनको स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे रिस्टार्ट करना, बूटिंग कंप्यूटर को करना, स्विच ऑन ऑफ करना। ये सब काम रोम के थ्रू होता है। जब आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले रोम का डेटा एक्टिव होता है और ये डिवाइस को निर्देश देता है कि उसे कैसे स्टार्ट करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ठीक है, तो रोम का काम केवल इतना ही होता है। जैसे आपने कंप्यूटर ऑन कर दिया तो जो भी कंप्यूटर जिस कंपनी का उसका वहाँ पर लोगो दिख जाएगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दिख जाएगा। बस जो भी वहाँ पर आ जाता है वो आपका रोम का काम है। जैसे वो ओपन होता है तो फिर डेटा किसके थ्रू आ जाता है, रैम के थ्रू आता है। फिर रोम का काम नहीं है, फिर आपका रैम आ जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, एक परमानेंट स्टोरेज उपकरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम और फाइलें स्थायी रूप से यहाँ पर सेव होती है। लेकिन अब देखिए कुछ आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी हैं जो क्लिपबोर्ड के डेटा को हार्ड डिस्क पर सेव करते हैं, जिसे हम क्लिपबोर्ड हिस्ट्री कहते हैं। कई मोबाइलों में आपने देखा होगा कि आपने जो जो चीज़ यहाँ पर क्या है कॉपी की है वो आपकी स्टोर होती है। वहाँ पर पूरी लिस्ट आती है कि इससे पहले आपने क्या क्या कॉपी किया है, तो वो क्या हो गई, क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री हो गई। ठीक है, और वो भी तब तक ये होता है जैसे हम उसको स्विच ऑफ या रिस्टार्ट मारते हैं मोबाइल को तो वो हिस्ट्री डिलीट हो जाती है कई बार। इसके अलावा CD-ROM। CD-ROM का जो पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऑप्टिकल डिस्क है जिस पर डेटा को सिर्फ एक बार लिखा जाता है और बाद में सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसका उपयोग सॉफ्टवेयर, गेम्स या म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। जैसे पहले CD आती थी, DVD आती, तो ये सभी क्या है, CD-ROM का ही प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम में लोड करते हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं, तो उसे कहा जाता है बूटिंग करना। अभी इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है कि रोम का काम क्या था, ओपन करते टाइम जो हो रहा है वो रोम का काम है। ओपन होने के बाद जैसे आपने प्रेस कर दिया, ऑन हो गया, तो जो बूटिंग हो रही है वो किसके ऊपर आ जाती है, फिर रैम के ऊपर आती है। जब आप अपना कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर अपने महत्वपूर्ण हार्डवेयर कंपोनेंट को तैयार करता है और हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो हो गया, लिनक्स होता है, इसे उठाकर अपनी मुख्य मेमोरी में ले जाता है ताकि उसे चलाया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन थे स्पूलिंग। स्पूलिंग इसका संबंध किससे है, प्रिंटिंग से है। जब एक साथ कई प्रिंट कार्य, जैसे आपने कमांड दी थी बहुत सारे पेज आपको प्रिंट करने हैं, तो उन्हें हार्ड डिस्क पर एक लाइन में टेम्पररी स्टोर करके एक एक करके प्रिंटर को भेजा जाता है। क्योंकि जो प्रिंटर होते हैं ना, अब तो कुछ प्रिंटर ऐसे भी आ गए जिनके अपने आप के अंदर ही स्टोरेज कैपेसिटी है, लेकिन जो पहले प्रिंटर होते थे उनके पे स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है। उनके अंदर क्या है, कोई भी मेमोरी लगी नहीं होती थी, बिल्कुल बहुत छोटी मेमोरी होती है जो एक पेज ही आपका क्या कर सकता है था, प्रिंट कर सकता है। लेकिन आपने बहुत सारे प्रिंट कमांड दे दिए उसको, तो क्या होगा कि जो हमारे पास SSD है, HD है, जो हार्ड डिस्क है, उस पर स्टोर हो जाएगा लाइन बाय लाइन थोड़ी देर के लिए, और फिर एक एक करके प्रिंटर को भेजा जाएगा ताकि CPU आपका खाली रह सके। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, स्पूलिंग कहा जाता है। फिर आता है सेविंग। इसका मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट या फाइल के डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए। ये हार्ड डिस्क या SSD पर लिखना। ठीक है, हमने सेव कर दिया और फिर हमारे किस में चलेगा, हार्ड डिस्क या SSD में चले गया। बफरिंग। बफरिंग का काम क्या होता है, डेटा के स्ट्रीम को मैनेज करने के लिए किया जाता है। जैसे वीडियो चलाते समय डेटा को एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है, यहाँ पर इकट्ठा होता है ताकि प्लेयर को स्मूथली चल सके थोड़ी देर के लिए। जैसे हम वीडियो चलाते हैं
तो वीडियो थोड़ी देर लोड हो जाता है। अगर आप इंटरनेट बंद भी करोगे तो थोड़ी देर के लिए चलेगी। तो क्या हुआ, वो स्टोर हुआ कुछ डेटा, तो इसी को हमने बोला बफरिंग होना। ये केवल वीडियो में होता है जब स्ट्रीम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है। जो ऑफिस 2007 होता है तो उसमें जो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं और सही जवाब है .docx। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। एमएस ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड ने अपने जो डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है, देखिए पहले होता था केवल डीओसी डॉक होता था पहले, अब आता है डीओसीएक्स। ठीक है, तो अब ये डिफॉल्ट रूप से बदल दिया और अब उसके बाद 2007 के बाद जो भी आए, 2010 आया, 14, 16 जो भी अब आ रहे हैं, इनकी जो फॉर्मेटिंग है सबकी क्या है, .docx ही है। नया फॉर्मेट क्या है, DOCX है। DOCX एक XML बेस्ड फाइल फॉर्मेट है या पुराने .doc फॉर्मेट की तुलना में अधिक एडवांस्ड है। इसके फायदे क्या है, .docx के तो फाइल साइज छोटी कर लेता है, कम फाइल, इसमें क्या है फाइल करप्ट हो जाती फाइल है, इसका खतरा कम हो जाता है और बेहतर डेटा रिकवरी इसमें होती है। .ppt एक जो एक्सटेंशन है, ये MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन होता है। .txt ये केवल जो प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है। जब हम नोटपैड के थ्रू कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है .txt होती है। इसमें क्या है, इसमें ना आप कुछ बोल्ड कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, ना इसमें आप इमेज की, केवल प्लेन टेक्स्ट फाइल है। .xls ये जो एक्सटेंशन है ये MS एक्सेल की वर्कबुक फाइल के लिए होता है, जो MS एक्सेल के ऑफिस 2003 तक के संस्करणों में डिफॉल्ट रूप से उपयोग किया जाता है। ऑफिस 2007 के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नया डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट है .xlsx .xlsx, अब ये नया है 2007 के बाद, पहले डिफॉल्ट रूप से XLS ही होता था यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का तात्पर्य क्या है। तो LAN का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क से। तो LAN की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के क्षेत्र में लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है LAN को, इसकी फुल फॉर्म हो गया। तो लोकल एरिया नेटवर्क LAN एक ऐसा नेटवर्क है जो एक स्मॉल जियोग्राफिक एरिया, जैसे कि घर में हो गया, ऑफिस में हो गया, स्कूल में हो गया, लाइब्रेरी में हो गया, इसके भीतर जो कंप्यूटर होते हैं इन सभी डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए जो यूज होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क इसे कहते हैं। LAN की मुख्य विशेषता क्या है, ये उच्च डेटा ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो जो एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर में डाटा जब ट्रांसफर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड से हो जाएगा। लो लेटेंसी होती है और प्राइवेट ओनरशिप इसमें होता है। LAN बनाने के लिए आमतौर पर ईथरनेट जो केबल होती है या वाईफाई होता है, इन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है। इंटरनेट में प्रत्येक जो होस्ट कंप्यूटर होता है जिसमें भी हम इंटरनेट यूज करें तो उसके पास होता है एक IP एड्रेस, एक यूनिक IP एड्रेस। तो प्रत्येक डिवाइस का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। इंटरनेट एक विशाल वैश्विक नेटवर्क है, इसमें हर डिवाइस जैसे कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, मोबाइल है, कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट के जरिए यूज चलती है, इसकी एक अलग पहचान होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है इसकी। और इसके लिए जो यूनिक आइडेंटिटी है इसकी, उसे आप बोलते हैं यूनिक IP एड्रेस, ये इसकी पहचान है। IP एड्रेस, IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो IP एड्रेस होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक अंकों का विशेष समूह होता है जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को असाइन किया जाता है। ये इंटरनेट पर डिवाइस का एड्रेस है, पता है, इसका पते की तरह ही काम करता है। जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं या डेटा भेजते हैं तो वो इसी IP एड्रेस की मदद से सही डिवाइस तक पहुंचता है। ये दो प्रकार के होते हैं जो IP एड्रेस है, ये दो प्रकार के हैं। पहले चलता था IPv4, अभी भी चलता है, और एक हो IPv6, ये अब नहीं आ रहा क्योंकि डिवाइसें इतनी ज़्यादा हो गई तो इसलिए IPv6 की जरूरत पड़ रही है। जो IPv4 है ये केवल, इसमें केवल अंक होते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण है
0.168.1.1, ये IPv4 है। जो IPv6 है, ये एक लंबा अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। IPv6 का जो उदाहरण है ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। जो IPv4 एड्रेस है ये 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, जिसमें 4 संख्याएं होती है। 4 संख्याएं इसमें होती है, 0 से 255 तक होती है। 0 और 255 तक के बीच की संख्या होती है इसमें। ठीक है, 255 से बड़ी कोई संख्या इसमें हो नहीं सकती है। तो ये IPv4 है, 32 बिट का होता है। IPv4 पते का उदाहरण ये हो गया 184.19.243, मतलब 4 ग्रुप है ना, संख्याओं का 4 ग्रुप है। 184 है, 19 है, 243 है और एक 1 है। IPv6 जो पता होता है, इसमें 128 बिट, 8 16 बिट हेक्साडेसिमल ब्लॉक होते हैं, जो कोलन से अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण जो हो गया 3001 हो गया, फिर यहाँ पे कोलन लगा है, फिर DB8:0, फिर इस तरह से यहाँ पर। तो ये हो गया IPv4 और IPv6। तो दोस्तों ये हो गए कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों बोलने के लिए तो केवल 20 प्रश्न थे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपने जो नोट कर दिया होगा, तो इसमें 60 से 70 प्रश्न आपके बन गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप जरधारी क्लासेस के नोट्स आते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। यहाँ पर जरधारी क्लासेस के जो भी ई बुक नोट्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।